चलिए एक ऐसी खोई हुई दुनिया की पड़ताल करते हैं जो आज भी रहस्यों से भरी है। ये कहानी है एक ऐसी सभ्यता की जिसने अपने पीछे शानदार शहर तो छोड़े, अनगिनत कलाकृतियां भी छोड़ी, लेकिन अपनी आवाज, अपनी भाषा वो कहीं खो गई। तो हमारी इस जासूसी का सबसे अहम सुराग क्या है? ये एक हड़प्पा कालीन मुहर। देखने में यह पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन यकीन मानिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा राज इसी में छिपा है। सेल खड़ी पत्थर से बनी इन मोहरों पर जानवरों की तस्वीरें हैं और साथ में है कुछ निशान, कुछ चिन्ह जिन्हें आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। तो सोचिए जरा, हम एक ऐसी महान सभ्यता को आखिर समझेंगे कैसे, जिसकी भाषा ही खामोश हो, जिसका लिखा हुआ हम पढ़ ही नहीं सकते? इसका जवाब हमें शब्दों में तो नहीं मिलेगा। हमें जवाब खोजना होगा उन सुरागों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। तो हमारी तहकीकात शुरू होती है एक बड़े हड़प्पा कालीन शहर के इन खामोश खंडरों से, क्योंकि जब शब्द नहीं होते तो फिर ईंटें बोलती हैं, गलियां कहानी सुनाती हैं। तो जैसा मैंने कहा, पहला सुराग किताबों या लिखावट में नहीं है, बल्कि उनके शहरों की बनावट में है। जरा मोहनजोदड़ो के इस नक्शे को देखिए। ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब बसावट नहीं है। सड़कों का ये जो पूरा जाल है, इमारतों का जो जमावड़ा है, सब कुछ देखकर साफ पता चलता है कि इस शहर को बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ बनाया गया था। शहर को अगर देखें तो ये साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग या सिटाडेल, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और दूसरा था निचला शहर यानी लोअर टाउन, जो बहुत बड़ा था लेकिन नीचे बसा हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि दुर्ग को दीवार से घेर कर निचले शहर से अलग कर दिया गया था। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जानबूझकर किया गया बंटवारा था। और यहीं से हमें उनके समाज के बारे में पहला बड़ा क्लू मिलता है। और फिर जरा इनकी इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए। हड़प्पा के शहरों की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी उनकी जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकासी प्रणाली। सड़कें और गलियां एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी, मतलब एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। और ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गईं और उसके बाद उनके अगल बगल घर बनाए गए। सोचिए कितनी दूर की सोच थी ये इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी, इतनी इम्प्रेसिव थी कि 1948 में पुरातत्वविद अर्नेस्ट मके को कहना पड़ा कि यह निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। अब सीधी सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर प्लानिंग करना और फिर उसे लागू करना, ये किसी शक्तिशाली सेंट्रल अथॉरिटी के बिना तो मुमकिन ही नहीं था। उसी सिटाडेल एरिया में एक और बहुत अनोखी चीज मिली, विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। ये एक बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक था जिसे वाटर टाइट बनाने के लिए, मतलब पानी जरा भी न रिसे, इसके लिए जिप्सम के गारे का इस्तेमाल किया गया था। अब क्योंकि ये इतनी खास जगह पर बना है और इतना अनोखा है, तो अंदाजा यही है कि इसका इस्तेमाल किसी खास धार्मिक अनुष्ठान या स्नान के लिए होता होगा। अच्छा, शहर तो देख लिया, अब अपनी जासूसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हड़प्पा समाज में सब बराबर थे, या वहां भी अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क था। इसका एक सुराग हमें मिलता है कब्रों से। देखिए, ज्यादातर लोगों को तो सादे गड्ढों में ही दफनाया गया था, कुछ के साथ मिट्टी के बर्तन या थोड़े बहुत गहने मिले हैं। मिस्र के पिरामिडों की तरह यहाँ कोई बड़े बड़े मकबरे या खजाने नहीं मिले। तो ऐसा लगता है कि हड़प्पा के लोग मरने के बाद साथ में कीमती चीजें दफनाने में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन कुछ कब्रों में ईंटों की लाइनिंग मिली है। ये छोटे छोटे फर्क ही हमें बताते हैं कि समाज में हैसियत का अंतर तो था। समाज में अमीर गरीब का फर्क पहचानने का एक और तरीका है उनकी रोजमर्रा की चीजें देखना। एक तरफ तो हैं पत्थर या मिट्टी के बने आम बर्तन, चक्कियां, जो हर जगह मिल जाते हैं, और दूसरी तरफ है फ्योन्स जैसे खास मटेरियल से बने छोटे बर्तन। अब ये फ्योन्स क्या है? ये पिसी हुई रेत या बालू को गोंद में मिलाकर बनाया गया एक आर्टिफिशियल मटेरियल था। इसे बनाना बहुत मुश्किल और खर्चीला होता था, तो आप कह सकते हैं कि ये उस जमाने की लग्जरी आइटम थी। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि ये महंगी चीजें मिलती कहाँ हैं, और सबूत साफ है। फ्योन्स या सोने जैसी कीमती चीजें लगभग सारी की सारी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में ही मिली हैं। छोटी बस्तियों में ये ना के बराबर हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराख है कि दौलत कुछ ही जगहों पर इकट्ठा थी। चलिए अब जरा हड़प्पा के लोगों की कारीगरी को देखते हैं,
उनके क्राफ्ट्स को। आखिर वो क्या-क्या बनाते थे और कैसे, ये भी एक दिलचस्प कहानी है। इसके लिए हमारी जांच हमें ले जाती है चन्हुदड़ो। मोहनजोदड़ो के 125 हेक्टेयर के मुकाबले ये सिर्फ 7 हेक्टेयर की एक छोटी सी बस्ती थी, लेकिन इसकी खासियत ये थी कि ये पूरी की पूरी बस्ती सिर्फ और सिर्फ क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए थी। मतलब यहाँ मन के बनते थे, शंख काटे जाते थे, मोहरें बनती थीं, वजन करने वाले बाट बनते थे। ये एक तरह से उनकी एंशिएंट इंडस्ट्रियल वर्कशॉप थी। और उनकी कारीगरी का लेवल वो तो कमाल का था। जरा सिर्फ एक कार्नेलियन मनका बनाने के प्रोसेस को ही देखिए। पहले पीले रंग के कच्चे पत्थर को आग में पकाकर उसे खूबसूरत लाल रंग दिया जाता था। फिर पत्थर को पहले मोटे तौर पर तोड़ा जाता था और फिर बहुत बारीकी से छीलकर उसे शेप दिया जाता था। इसके बाद होती थी घिसाई और पॉलिश, ताकि वो एकदम चिकना हो जाए। और आखिर में उस तैयार मनके में बहुत सावधानी से छेद किया जाता था। सोचिए, ये सब कुछ बिना किसी मॉडर्न टूल के। वाकई हैरान करने वाला है। और ये रहा उनकी इस कड़ी मेहनत का नतीजा। अलग अलग तरह के पत्थर, धातुएं, शंख, इनसे बने ये खूबसूरत मनके उनके हुनर और उनकी कला की कहानी खुद कहते हैं। और साथ ही वो औजार भी हैं जिनसे इन कमाल की चीजों को गढ़ा जाता था। तो ठीक है, हमने शहर देखे, कब्रें देखी, उनकी बनाई चीजें देखी। अब इन सारे सुरागों को, इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ने के बाद हम हड़प्पा के लोगों के बारे में आखिर कह क्या सकते हैं? तो सबूतों के आधार पर हमारा फैसला ये है। पहली बात, हड़प्पा के लोग एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड शहरी सभ्यता थे जिनकी सिटी प्लानिंग कमाल की थी। दूसरी, उनके समाज में अमीर गरीब का फर्क साफ दिखता है। तीसरी, वो माहिर कारीगर थे जिनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और चौथी, वो एक ऑर्गेनाइज्ड समाज थे जो बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स कर सकते थे। लेकिन एक बड़ा लेकिन है। उनकी सरकार कैसी थी, वो किसे पूछते थे, ये आज भी एक पहेली है। और ये सब हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, उसी मोहर पर। हमने उनके शहरों से, उनके घरों से, उनके क्राफ्ट से बहुत कुछ जान लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा सुराग था, उनकी लिखाई, वो आज भी खामोश है। हम उस पर बने जानवर को देख सकते हैं, उन निशानों को देख सकते हैं, पर अफसोस हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ऐसी हजारों लिखावटें हैं जिन्हें पढ़ा जाना बाकी है। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, सिंधु घाटी के न जाने कितने ही राज हमेशा के लिए दफन रहेंगे। वो क्या सोचते थे, वो किसकी पूजा करते थे, उनके राजा कौन थे, कौन जाने। इन सवालों के जवाब किन रहस्यों को उजागर करने का इंतजार कर रहे हैं।